डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है और पेशे से मैं एक एक्सप्लोरर हूं। शब्द सुनने को काफ़ी अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे एक्सप्लोरर ये कोई पेशा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पेशे में बहुत ज़्यादा रुपए हैं। आपको क्या लगता है 9 से 5 वाला वो काम जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है? सारी उम्र हम सोचते रहते हैं कब हम रिटायर होंगे, तब आज़ादी से ज़िंदगी जी पाएंगे, घूम फिर पाएंगे, लेकिन उस उम्र में घुटने काम नहीं करते। जब मैंने भी अपने दादाजी का बुढ़ापा देखा था, मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन उसी समय मैंने ठान लिया था कि अपने दादाजी की तरह बुढ़ापे में रिटायर नहीं होऊंगा, बल्कि पढ़ने के बाद ही खुद को रिटायर समझने लगूंगा। लेकिन मुसीबत थी कैसे कमाई करनी है। अगर आप कमाई नहीं करते आप जिंदगी जी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कोई ऐसा काम जिसमें मैं जिंदगी को अपने पूरे रोमांच के साथ जी भी पाऊं, कमाई भी कर पाऊं। तो ये काम मुझे सबसे अच्छा लगा था, एक्सप्लोरर बनना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना और वहां से जो मिलता है उसे बेचकर कमाई करनी। फोटोग्राफर भी मैं हूं और नई नई जगह पर भी जाता हूँ, खुदाई भी करता हूँ, चीज़ें भी ढूंढता हूँ, सोना भी ढूंढ निकालता हूँ। इस तरह एक्सप्लोरर बनकर मैं इतनी कमाई कर चुका हूँ जितनी 30 सालों की कोई भी सरकारी नौकरी में कर नहीं पाता। और अब अपनी ज़िंदगी को जीते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी उम्र के जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, मेरी तरफ देखकर सोचते रहते हैं ये घूमता रहता है, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कैसे दिखाऊं उन्हें अपना बैंक बैलेंस, उनकी आंखें फट जाएंगी। जापान के वो ज्वालामुखी पर जब मैं गया था, उन तस्वीरों को फोटोग्राफर की तरह बेचना चाहता था, घूमना चाहता था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़े करना चाहता था। लेकिन तस्वीरें खींचते खींचते मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया जहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर थे। कुछ अजीब सी कलाकृतियाँ मुझे दिखीं। पास में बहती हुई नदी में मैंने महसूस किया काफ़ी अजीब से रंग बिरंगे पत्थर हैं जो ऊपर पहाड़ों से तैरते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ पर देखना चाहिए। मैं हमेशा वो मशीन अपने पास रखता हूँ जिससे आप सोने की पहचान कर सकते हैं। पानी में सोना है, वहाँ पर सोना है, मिट्टी के अंदर सोना है या नहीं पता लगाया जा सकता है। ये किस्मत की ही बात है। उस मशीन को बाहर निकालकर वैसे ही मैंने उन पत्थरों के पास चलाया था। सिग्नल आने लगे थे, यानी सोना यहाँ पर मौजूद था। लेकिन कुछ खुदाई करने के बाद भी मुझे सोना नहीं मिल रहा था। फिर मैंने महसूस किया सोने के छोटे छोटे कण पानी में बहकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैंने वहाँ उस पानी को छानना शुरू कर दिया। छोटे छोटे सोने के कई कण मिले थे। आधा किलो सोना वहाँ पर मैंने इकट्ठा किया था। इस तरह एक्सप्लोरर का काम होता है। आपको समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था। मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसी के साथ मैं ज़िंदगी को बिना कुछ खोजते हुए जीना भी पसंद करता हूँ। कई बार किताबों को पढ़ना, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना, हर इंसान का एक शौक़ होना चाहिए और उस शौक़ के लिए वो किसी भी हद तक ऊपर तक जा सकता है या नीचे तक जा सकता है। मैंने भी अपनी कोई हद नहीं बनाई हुई थी, इसीलिए किताबों को ढूंढना, प्राचीन से प्राचीन कहानियों को पढ़ना और उनके रहस्यों को सुलझाना भी अपनी ज़िंदगी का एक मकसद समझा करता था। पुरानी मुगलों की वो किताबें, रहस्यमय जिन्न की कहानियाँ, और इस बार एक कहानी ने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दिया था। वो थी नीलावंती ग्रंथ की कहानी। मैंने सुना था कि ये कहानी मनगढ़ंत है,
जबकि कुछ का मानना था ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। लेकिन नीलावंती ग्रंथ को ढूंढा कहाँ पर जाए। इंटरनेट पर जो नीलावंती ग्रंथ था उसे पढ़ने में कोई खास फायदा नहीं था। मैं असली वाला नीलावंती ग्रंथ ढूंढ रहा था। शायद ये काम कोई और ना कर पाता मेरे सिवा। आपकी जेब में रुपए हों तो आप ऐसे लोगों से काम करवा सकते हैं जो किसी और के साथ काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे खोजी इंसान जो ब्लैक मार्केट में वो चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं जिन्हें सरकारें भी ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन सरकारें लीगल काम नहीं कर सकती लीगल तरीके से। मेरे जैसे एक्सप्लोरर वो काम कर सकते हैं। मैंने भी वो काम करने की ठान ली थी, इसीलिए अपने कुछ लोगों को लगा दिया। नीलावंती ग्रंथ की असली कॉपी, वो पुराने वाली, मैं उसे पाना चाहता था। 2 महीने काम पर लगने के बाद मुझे वो किताब मिल गई जिसकी प्रतियां बनाई गई थी। और जब वो किताब मेरे हाथ में आई मैं समझ गया इंटरनेट पर मिलने वाली वो प्रतियां, किताबों की दुकानों पर मिलने वाली वो प्रतियां सारी की सारी झूठी थी। इसमें कुछ और लिखा हुआ, उन प्रतियों में कुछ और लिखा हुआ, और मैं समझ गया यही कारण है कोई इसे पढ़ नहीं पाता। जब तक आप असली किताब को हाथ में पकड़ेंगे नहीं, उसे पढ़ कैसे पाएंगे। मैंने अपने कुछ रिसर्चर दोस्तों के साथ ये बात शेयर की थी। मैं उनसे जानना चाहता था उनकी क्या राय है नीलावंती ग्रंथ को लेकर। लेकिन सबका कहना था कि यह ग्रंथ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बड़े बड़े लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की और मौत के घाट उतारे गए। ये बात ने मुझे थोड़ा सा डराया था। ऐसा क्या है इस ग्रंथ में जो लोगों को मार रहा है। उन्होंने कहा इसे अधूरा पढ़ने वाला पागल हो जाता है, पूरा पढ़ने वाला मारा जाता है। नीलावंती ग्रंथ की जानकारी पाने के बाद कोई भी अरबपति बन सकता है, लेकिन खतरा मौत का होता है। यह ग्रंथ उसकी जान भी ले सकता है। ये जानने के बाद थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन शरीर के अंदर रोमांच भी पैदा हो रहा था। मरना तो किसी ना किसी दिन है ही। बूढ़े होकर, कमजोर होकर भी हमें मरना ही है। लेकिन अगर जिंदगी मौका दे रही है कुछ बड़ा करने का जिसमें मौत का खतरा है, तो शायद हमें वो मौत का खतरा उठाना चाहिए। शायद हम कुछ ऐसा कर दें जो महान शख्सियतें करती हैं। शायद मैं भी महान बन जाऊं। लेकिन उस ग्रंथ में मुझे क्या क्या जानने को मिलेगा, एक बार अच्छे से मैं पता लगाना चाहता था। मैं प्रोफेसर के पास पहुंचा था। प्रोफेसर अजीत, ये उनका असली नाम नहीं है। मैं उनका असली नाम आपको बताना ही नहीं चाहता। काफ़ी मशहूर इंसान है जिनकी उम्र 80 साल के करीब है, लेकिन वो बहुत कुछ जानते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं जानते। उनसे बातें करते हुए नीलावंती ग्रंथ की जानकारी पाना चाहता था। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसमें ये शक्तियां आईं जो कहा जाता है किसी को अरबपति भी बना सकती हैं, मार भी सकती हैं। है क्या इसमें? पढ़ने से पहले मुझे पता लगाना चाहिए है क्या इसमें। तो मुझे प्रोफेसर अजीत अपने घर में, अपने लॉन में बैठे हुए, ग्रीन टी पीते हुए, चुस्कियां लेते हुए बताना शुरू हो गए थे। वक्त रात के 12 बजे का था और ऐसी बातों पर, ऐसी घटनाओं पर हम चर्चा रात के 12 बजे ही किया करते थे। वो समय जब अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो जाए, खौफ के अंदर ही रोमांच भी छिपा होता है। हम उस रोमांच को खंगाल खंगाल कर बाहर निकालने की कोशिश किया करते थे। प्रोफेसर अजीत ने बताना शुरू किया। कहानी तो मैं बिल्कुल शुरू से सुनाता हूँ। नीलावंती, ये एक लड़की का नाम है नीलावंती, जो एक गांव में रहा करती थी। जंगलों से घिरा हुआ वो गांव, अपने पिता के साथ। और बचपन से ही उसका शौक था जानवरों के साथ बातें करना। वो जानवर, पक्षी, छोटे छोटे कीड़ों तक से बात कर लिया करती थी। कहते हैं सामने अगर उसके जानवर हो जो कि आदमखोर हो, इंसानों पर हमला करता हो, वो भी उसके सामने जैसे पूंछ हिलाने लगता था। कोई जानवर उस पर हमला नहीं करता था और जानवरों को, पंछियों को वो जैसा कहती वो वैसा करने लगते। उसके शरीर पर बहुत सारे पंछी आकर बैठ जाया करते थे।
धीरे धीरे उसे जानवरों से बात करना इतना ज़्यादा पसंद आने लगा, वो जंगल में अकेले जाने लगी थी जानवरों से बात करने के लिए। धीरे धीरे वो गांव के लोग उसे नापसंद करने लगे। उनका मानना था कि ये किसी तरह की काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जादू टोना करती है। लेकिन वो जादू टोना नहीं किया करती थी, उसके अंदर कुछ था जो वो जानवरों से बातें कर लिया करती थी, उनकी भाषा को समझ लिया करती थी। और ये बात का पता जब नीलावंती के पिता को लगा तो वो समझने लगे थे गांव वाले एक ना एक दिन बदला लेने की कोशिश करेंगे, और अगर भविष्य में कुछ ऐसा हो गया जो काले जादू से जुड़ा हुआ होगा तो नीलावंती को उसमें जानबूझकर फंसाया जाएगा। तो नीलावंती के पिता ने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि इस गांव को छोड़कर जाने का समय आ गया है। नीलावंती के पिता जंगल में चले गए, वहां घर में रहने लगे और नीलावंती अपने पिता के साथ रहने लगी। लेकिन नीलावंती जंगल में जानवरों से बातें करने में इतनी ज़्यादा रुझान लिया करती थी, वो घर में रुकती नहीं, रात को भी निकल जाया करती। लेकिन पिता भी उसे रोका नहीं करते थे, वो जानते थे वो कुछ गलत नहीं कर रही, जादू टोना नहीं कर रही। धीरे धीरे नीलावंती उस जंगल में ना सिर्फ जानवरों से बल्कि पानी के छोटे छोटे कीड़ों से भी बात कर लेती, जिनके मुंह नहीं होते। जैसे वो उनसे संवाद कर पाती थी, उनकी भाषा समझ लिया करती। धीरे धीरे उस जंगल में अंधेरे में वो प्रेतों से, भूतों से बातें करने लगी थी, ऐसी ऐसी शक्तियों से बातें करने लगी थी जिन्हें लोग सच नहीं मानते। रात को जंगल में जाना, उनसे बातें करना और जानकारियां इकट्ठा करना। नीलावंती को लगने लगा बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाते, नीलावंती कुछ अलग है। तो नीलावंती ने वो सारी जानकारी एक किताब में लिखना शुरू कर दी। उसे लगा ये जानकारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो खुद नहीं जानती उसके पास ये जानकारी कहाँ से आ रही है। भाषा सीखने की जानकारी, किसी भी जानवर, भूत प्रेत से बात करने की जानकारी, वो उस किताब में लिखने लगी। हर चीज़, हर तरकीब, कैसे बातें की जाती हैं हर जीव से, भूत प्रेत से, चुड़ैलों से, लिखती जाती। लेकिन जंगल में हर रात वो जाना चाहती थी। एक दिन एक व्यापारी एक सड़क से जा रहा था। व्यापारी के पास महंगी महंगी चीज़ें, लुटेरों ने उस व्यापारी पर हमला कर दिया। व्यापारी जान बचाने के लिए भागा जंगल में, जख्मी था बहुत ज़्यादा। और वो नीलावंती से तब मिला जब वो बेहोश होने की हालत में था, मरने की हालत में था। नीलावंती ने उस आदमी को बचाया। वो लुटेरे ढूंढ नहीं पाए कि वो आदमी कहाँ गया। नीलावंती ने उसे छिपा दिया था, उसकी जान बचाई नीलावंती ने। और जब उसको होश आया, वो जैसे नीलावंती को देखता ही रह गया। नीलावंती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इस तरह जंगल में उस नीलावंती ने जान बचाई थी उस व्यापारी की। तो उस व्यापारी का दिल नीलावंती पर आ गया। नीलावंती ने पूरी घटना के बारे में बताया। इसी के साथ नीलावंती के आसपास ऐसे ऐसे जानवर थे जो आदमखोर होते हैं। तेंदुआ भी था। व्यापारी डर गया, लेकिन नीलावंती ने कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तुम्हारे आसपास इसलिए हैं ताकि तुम्हारी सुरक्षा रहे। कोई लुटेरा अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा यहाँ। वह व्यापारी तब कुछ दिन वहां रहकर वापस चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नीलावंती का चेहरा छप गया। वो नीलावंती से दूर नहीं रहना चाहता था। दोबारा जंगल में आया, खतरा उठाकर नीलावंती को कहा, तुम्हारे सिवा अब कुछ दिखता नहीं, मैं कुछ सोचता हूं, तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। नीलावंती ने कहा, मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, मेरा रुझान किसी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के बीच रहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी पसंद कुछ अलग है। व्यापारी ने हर तरह की कोशिश की कि मुझसे शादी कर लो। नीलावंती ने एक शर्त रखी, अंत में शादी मैं कर लूंगी, दिन के वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर, लेकिन रात को मैं जंगल में जाऊंगी, कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं जानवरों के बीच, रहस्यों के बीच रहना सीख गई हूं, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे बहुत कुछ सीखना है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जब तक मैं वो पता नहीं करती, मैं जंगल में जाती रहूंगी। तुम एक सवाल तक ना पूछोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। व्यापारी ने हामी भर दी। नीलावंती भी खुश थी, वो व्यापारी भी खुश था। नीलावंती के पिता ने उस व्यापारी से नीलावंती की शादी करवा दी और दोनों वो उस गांव में रहने लगे।
रात को नीलावंती जंगल में निकलती, जानवरों से बातें करती, पेड़ों से बातें करती, भूतों से बातें करती, चुड़ैलों से बातें करती। वो धीरे धीरे सीखने लगी थी, लेकिन जिस गांव में वो शादी करने के बाद गई थी वहां अपहरण हो रहा था बच्चों का। शायद वो लुटेरे बच्चों का अपहरण करते, उन्हें मार देते, कुछ लोगों का अपहरण करते, लूट लेते। लोगों का शक किसी पर तो जानना था, लुटेरे कब आते कब जाते पता नहीं चलता। लेकिन रात को नीलावंती जंगल की तरफ जाती है, कई लोगों ने देखा, शक नीलावंती पर जाने लगा। ये वो समय था जब नीलावंती को बहुत जानकारी मिल गई थी। नीलावंती ने एक ऐसे पिशाच को, जो कि बहुत साल पुराना गड़ा हुआ, उसे जिंदा कर दिया था। वो पिशाच से नीलावंती ने जानने की कोशिश की, अपने शरीर की वो जानकारी जो उसे नहीं थी, और पिशाच को वो जानकारी थी। पिशाच पहचान गया, तुम इंसान नहीं हो, तुम साधारण इंसान नहीं हो। उस पिशाच ने कहा, ये जो लड़की का शरीर है इसमें तुम्हारी शक्ति फंस चुकी है, तुम एक यक्षिणी हो, यक्षिणी होते हुए भी तुम इंसानी शरीर में फंसी हो। आज़ादी का एक रास्ता है, एक ही रास्ता है, तुम्हें बलि देनी होगी कुछ जानवरों की, लेकिन उनकी मर्जी से, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मृत्यु पाना चाहते हैं। कुछ जानवरों की बलि वो बिना दर्द के होगी, तुम्हारे सामने वो बलि होगी। उसके बाद तुम्हारे लिए यक्षलोक का दरवाज़ा खुलेगा। यक्षलोक का दरवाज़ा एक नदी से, तुम्हें एक तैरती हुई लाश मिलेगी, उसके पास एक तावीज़ होगा, तुम्हें लाश से तावीज़ उतार देना है। उसके बाद तुम्हें उसी नदी में कश्ती नज़र आएगी, और कश्ती चलाने वाला बड़ा अजीब होगा। जानने की कोशिश मत करना वो क्या है और कौन है। उस कश्ती में चढ़ने से पहले वो तावीज़ देना, वो कश्ती से तुम्हें वहाँ ले जाएगा जिसे कहा जाता है यक्षलोक। यक्षलोक जाकर तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। यक्षलोक में क्या है मैं नहीं बता सकता, मैं खुद यक्षलोक की जानकारी नहीं रखता, किसी यक्षिणी या यक्ष ने मुझे बताई भी नहीं, मेरी औकात नहीं है। लेकिन तुम एक यक्षिणी हो, तुम वहां जाओगी, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर नीलावंती अगली रात इसी चीज की तैयारी करने लगी। वो रात उसके लिए बड़ी रात थी, यक्षलोक का दरवाजा उसे मिलने वाला था। रात को वो निकली थी, लेकिन उस रात गांव वालों ने ठान लिया था, यही है जो बच्चों को अगवा करती है, ये जरूर जादूगरनी है। शक हो गया था। जिस गांव में पहले नीलावंती रहा करती थी, वो गांव वालों ने जैसे बड़ी बड़ी बातें नीलावंती के बारे में बता दी कि ये तो एक बड़ी जादूगरनी है, एक चुड़ैल, एक डायन है, ये हो सकता है बच्चों को मारती हो। गांव वाले उस रात उसके पीछे पीछे। इसके बाद नीलावंती का वो पति भी उसके पीछे पीछे। जैसे ही नीलावंती वहां पहुंची, हिम्मत नहीं थी किसी की उसे पकड़ने की। सबको लग रहा हो सकता है ये जादूगरनी ना हो, जंगल में घूमने का शौक हो, घूम कर वापस आ जाती हो। ऐसे ही किसी औरत को थोड़े ना पकड़ा जा सकता है। गांव वाले छिपे हुए, उसका पति भी छिपा हुआ, लेकिन उस रात उसने कई जानवरों को अपने हाथ से मारा। गांव वाले डर गए, देख रहे थे। तभी नीलावंती ने देखा पास की नदी में एक लाश जो निकल कर आने वाली थी। नीलावंती भागी, गांव वालों को यह दिखा नहीं। नीलावंती ने जैसे ही नदी से लाश निकाली, उसकी कलाई पर वो तावीज बंधा था, गांठें बहुत ज्यादा, वो उंगलियों से गांठें खोल नहीं पा रही। मुंह लगाया उसने, गांठें खोलने की कोशिश की, गांठ ढीली की। गांव वालों ने देखा, उन्हें लगा ये तो किसी को मार रही है। वो सामने लाश बना दी इसने, किसी को मार कर। ये उसे खाना चाहती है, खा रही है, बाजू खा रही है। गांव वाले भड़क गए। इसके बाद गांव वाले उसे पकड़ने के लिए भागे। नीलावंती आगे आगे, तावीज था उसके पास, लेकिन गांव वाले पीछे और उसका पति भी उसके पीछे। नीलावंती एक जगह छिपी थी, तब उसके पति ने उसे पकड़ लिया। नीलावंती कहने लगी, मेरे पीछे क्यों आए हो? तब उसके पति ने सच बताया। उसका पति साधारण इंसान नहीं, एक पिशाच था। उसको पहले जानकारी मिल गई थी, एक ऐसी यक्षिणी है जो खुद नहीं जानती उसके पास क्या मौजूद है। वो पिशाच जानता था, वो किताब में दर्ज कर रही है सारी जानकारी। एक यक्षिणी से किसी तरह से जानकारी निकलवाई नहीं जा सकती, लेकिन उसके पास जो किताब है वो तो ली जा सकती है ना।
पति बनकर उसने कोशिश की कि वो किताब घर रखेगी। उसने कभी किताब घर नहीं रखी। वो किताब को रखा करती थी जंगल में छिपा कर, जहाँ से ढूंढी नहीं जा सकती थी। तो उसने सोचा आज किसी तरह वो किताब लेनी होगी। लेकिन ये यक्षिणी का वो दिन था। वो नाव एक बार ही आती, निकल जाती, दोबारा वो यक्ष लोक नहीं पहुंच पाती। तब नीलावंती ने कोशिश की भागने की। वो पिशाच था, उसका पति पिशाच, उसे जाने नहीं दे रहा। उसने कहा था ये किताब मुझे दे दे, ये किताब तू मुझे देगी तभी मैं तुझे जाने दूंगा, वरना तू कैद हो जाएगी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए। यक्षिणी वो जानकारी इंसानों को देना नहीं चाहती थी, इस दुनिया में रखना नहीं चाहती थी। उसे पता लग गया था ये जानकारी किसी और को मिलेगी, विनाश हो सकता है। वो समझदार थी, वो इस शक्ति को संभाल पाई। अगर इस पिशाच के पास वो जानकारी आ गई, ये तो कुछ भी कर सकता है। इसके पास गड़े खजानों की जानकारी होगी, पुरानी शक्तियों की जानकारी होगी, भूतों पिशाचों सबकी जानकारी होगी। ये क्या कर सकता है? वो उस किताब को दूर करना चाहती थी, लेकिन वो पिशाच नहीं माना। नीलावंती के पास समय कम था, गांव वाले उसे घेरते जा रहे थे। तो नीलावंती ने एक श्राप दिया, जो भी गलत इरादों से इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू करेगा, वो इसे अधूरा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, पूरा पढ़ेगा तो मारा जाएगा। ये कहकर वो नीलावंती ने ग्रंथ पिशाच के हाथ में थमाया और जल्दी से छलांग उस नदी में मार दी। एक कश्ती आगे से निकल रही और नीलावंती उस कश्ती में सवार होकर यक्ष लोक में चली गई। कहते हैं वो पिशाच ने उस ग्रंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत बुरी तरह से पागल हुआ। वो ग्रंथ को सही से पढ़ ही नहीं पाया, पागल हो गया। फिर वो ग्रंथ कई लोगों के हाथों में लगता गया, कई पुजारी, कई पुरोहित, कई बड़े बड़े तांत्रिक। जैसे जैसे वो ग्रंथ आगे बढ़ता गया, लोगों को पागल करता गया, लोगों को मारता गया। सबके गलत इरादे उसका इस्तेमाल करना चाहते, जो उसका सही इस्तेमाल करके गए उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। कहते हैं वो बहुत अमीर हुए, लेकिन कौन, ये जानकारी नहीं मिली। ये मुझे प्रोफेसर अजीत ने बताया था। मैं भी सोचता रह गया, ये कहानी है, सच थोड़े ना होगी, कहानियां सच नहीं होती। प्रोफेसर अजीत ने कहा कहानी बहुत भयानक है, सच साबित हुई तो तुम्हारा क्या होगा। मैं भी सोच में पड़ गया, बात तो सही है, ऐसी छोटी चीज़ को बड़ा बताया नहीं जाता, कुछ ना कुछ होगा उसमें तभी बताया जाता है ना। लेकिन मैं क्या करूं? तब मुझे प्रोफेसर अजीत ने कहा था ऐसा करो, इस ग्रंथ को किसी और से पढ़वाओ, उसके बाद उसके साथ क्या होता है समझ लेना। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत होगा ना, मैं एक्सप्लोरर हूं, मैं हमेशा खतरा खुद पर लेता हूं, किसी और पर क्यों? किसी अनजान को, किसी बेगुनाह को इस तरह नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। अगर ट्राई करूंगा तो मैं करूंगा, वरना मैं रहने ही दूंगा। प्रोफेसर अजीत ने कहा तो रहने ही देना, मुझे यही सही लगता है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता तुम पागल होकर इस तरह गलियों में घूमो, या तुम्हारी लाश भी देखना नहीं चाहता। मुस्कुराते हुए उन्होंने ये कहा था। मैं भी उनके सामने मुस्कुरा दिया था। अगले दिन वो किताब को मैंने शेल्फ में रखा और सोचा नहीं पढ़ूंगा, पागल नहीं होना मुझे। लेकिन 10 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता नहीं चला। हर रोज उस किताब को देखना पागल करने के समान था। उसे पढ़ा तक नहीं था, मैं तो पागल हो जाता। ऐसी किताब को पढ़ना चाहिए। जानवरों से बात करने का मौका किसे मिलता है, मुझे मिला है, क्या करूं। 10 दिन बाद मन बना लिया मैंने, पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे शुरू करूंगा, समझूंगा कोई खतरा तो नहीं। नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया रात के 12 बजे। प्रोफेसर अजीत को फ़ोन कर दिया था मैंने, शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक, तो कितने दिनों में पढ़ लोगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, सोचा हुआ है 1 महीना लगेगा। उन्होंने कहा महीने बाद फ़ोन करूँगा, अगर तो उठाकर तुम अजीब सी बातें कर रहे होगे समझ जाऊँगा, अगर फ़ोन नहीं उठाया तो भी समझ जाऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, ये कहकर उन्होंने फ़ोन काटा था। हम एक्सप्लोरर, हम ज़्यादा सोचने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, आधे पहले से ही पागल। तो उस ग्रंथ को पढ़ना मैंने शुरू किया। शुरुआत में नीलावंती ग्रंथ के वो कुछ शब्द जो नीलावंती ने खुद लिखे थे, कैसे वो शक्ति को महसूस करती है, शुरुआत वहीं से होती है। हम इंसानों ने शब्दों का आविष्कार किया, ध्वनियाँ निकालना, अपनी ज़बान से ध्वनियाँ निकालना, जिससे सामने वाले को ध्वनि सुने
हर शब्द, हर अक्षर अलग, जिससे भाषा का निर्माण हुआ। शब्द दूसरे को बताए जाते हैं, दूसरा समझ जाता है। लेकिन हर जानवर, जीव जंतु अपनी अलग भाषा का इस्तेमाल करता है। कुछ छोटे छोटे ध्वनि के प्रतिरूप बनाकर दूसरे को मैसेज भेजता है, तो कुछ हमारी तरह बंदर बड़ी बड़ी कुछ लाइंस बोल देते हैं जो हमारी भाषा से मिलती जुलती नहीं होती। लेकिन एक और तरीका है, वो नीलावंती ग्रंथ में एक और तरीका बताया गया था। वो है मस्तिष्क की ध्वनि को मस्तिष्क से समझना, जिसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। भाषा जबान के लिए चाहिए होती है, मस्तिष्क के लिए नहीं। किसी भी मस्तिष्क के अंदर के जो सिग्नल हैं वो वाइब्रेशन छोड़ते हैं। उस वाइब्रेशन को समझने की क्षमता अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हमें जबान हिलाने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही समझ सकते हैं दूसरा क्या सोच रहा है। मैं उस किताब के इन हिस्सों को पढ़ने के बाद बहुत झटका सा महसूस कर रहा था। मैंने इसे इतना ही पढ़कर उसके बाद सोचना शुरू कर दिया। मैं सोचे जा रहा था, बात कितनी सही लगती है ना। भाषा हमने बनाई है क्योंकि सामने वाले को समझ आए। इसीलिए दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं। जिन्हें वो भाषा नहीं आती वो शब्दों को समझ नहीं पाते। यानी किसी और देश का हमारे देश में आ जाए तो समझ नहीं पाएगा हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन दिमाग के समझने का तरीका तो एक ही होता है ना। शब्द का एक मतलब होता है जो दिमाग बनाता है। अगर दिमाग के सिग्नल ही एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे, भाषा की क्या जरूरत। हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी। क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? वो पहला दिन मैं सोचता ही रहा था। ये पन्ने पढ़ने के बाद दिमाग हिल सा गया था और मुझे लगा आगे तो पढ़ना होगा। बात कितनी सही है, ये सही हो सकता है या नहीं। अगले दिन मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया अगले पन्नों को, और अगले पन्नों में बताया गया था कैसे ये करना है। दिमाग से निकलने वाली वो तरंगे दिमाग में सोखनी कैसे हैं। हर चीज तरंगे छोड़ती है, हर चीज का सोचने का तरीका है। पेड़ जब बढ़ते हैं वो भी एक डाटा अपने अंदर स्टोर किए हुए होते हैं जिससे पत्ते बनते हैं। बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, या पेड़ों को आकार बदलने की ज़रूरत है। सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं, पूरा जंगल इसी तरह से तो बनता है। यानी कि सिग्नल समझने की ज़रूरत है। मैं ध्यान लगाकर जैसा जैसा उसमें बताया गया वैसा वैसा महसूस कर रहा। वो तरंगे दिमाग के अंदर जैसे अपने आप जाती और मैं उन तरंगों का मतलब समझने की कोशिश करता। जो जो तरीके बताए गए थे मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं वो खास तरीके थे जो मैं सिर्फ उस ग्रंथ से ही पढ़ पा रहा था। और मैं उसे एक नोटबुक में लिख रहा था अपने अनुभव के तौर पर, ये कहानी के तौर पर। कैसे कैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, तरंगों को समझ पा रहा। आसपास से ऐसी कई तरंगे थी, हर दिशा से तरंगे दिमाग की तरफ आ रही। मैं उन्हें महसूस कर पा रहा, उन्हें समझने की कोशिश कर रहा। मुझे भूख की वो तरंगे साफ सुनाई दे रही, दिमाग में महसूस हो रही। आसपास चूहे, बिल्लियां, कीड़े मकोड़े, हर जानवर जीव जंतु भूखा अपने पेट की भूख मिटाने के लिए दिमाग में सोचे हुए आज कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन इतनी सारी तरंगे, मेरा दिमाग फटने को हो गया। तरंगे ही तरंगे। अब मुझे लग रहा था मैं पागल ना हो जाऊं। ये क्या हर तरफ से मुझे जैसे एक अलग सी भाषा की समझ आ गई थी। मैं जैसे शोर शराबे को महसूस कर रहा। जब आप किसी भीड़ में खड़े हों, हर तरफ से शब्द आपकी तरफ फेंके जा रहे हों, कोई समझ में नहीं आता। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा। कौन है, क्या है ये, मेरा सर फटने को आ रहा। फिर मुझे लग रहा इसे अधूरा पढ़ने पर मैं पागल हो जाऊंगा। आगे के पन्नों को पढ़ना शुरू किया। उसमें साफ साफ बताया गया था कैसी तरंगें किस तरह के जीव से निकल रही हैं, छोटी तरंगों को कैसे छोड़ना है। जब छोटी तरंगों को छोड़ा मेरे दिमाग में शांति का एहसास हुआ। कीड़े मकोड़ों की भाषा समझनी सबसे मुश्किल है, अभी नहीं समझनी। बड़े जानवरों की वो भाषा की वो तरंगों को समझना है। वो बिल्कुल शांति थी, आसपास कोई जानवर ही नहीं था। फिर मुझे लगा जानवरों की भाषा कैसे समझूं। सबसे आसान तरीका उल्लू की तरंगे समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है।
लेकिन यहाँ उल्लू थे ही नहीं। उल्लू चाहिए थे मुझे उल्लू चाहिए थे। लेकिन मुझे पता था हमारे इस इलाके के पास ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो पेड़ों को बाद में काट कर बेचा जाता है। उसे जंगली इलाका कह सकते हैं, लेकिन खुद बनाया गया। वह झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं, सिर्फ पेड़ हैं, वो बागान से। वहाँ तो बहुत उल्लू होते हैं। बड़ी बार वो उल्लू लोगों को नज़र आते हैं, बच्चों को पसंद है। वहाँ जाकर कोशिश करूँ एक उल्लू से भाषा समझने की। मैं उस रात पागलों की तरह उस बागान में दीवार फांद कर पहुँचा था। जैसे ही उस दीवार के पार कई उल्लू थे, मुझे कानों में शोर शराबा सुनाई देने लगा। मैं समझ पा रहा, जैसे ये तरंगों की समझ थी मुझे। एक दूसरे से बात करने का उनका वो तरीका, मैं जानता था वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। वहाँ जैसे शोर था इकट्ठे रहने का, ये समय था बाहर निकलने का। क्या खाना है, कैसे खाना है, वो कड़ियाँ जोड़ी जा रही थी। वो बातें कर रहे थे, उल्लू बातें कर रहे थे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे उल्लू आपस में ऐसे बातें करते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं सिर्फ समझ ही नहीं पा रहा था, मैं उनसे बातें भी कर पाने लगा था। एक बड़े वाला सफ़ेद उल्लू जो कुछ साल बूढ़ा लग रहा था, कम उड़ पाता था, मैं उससे बातें कर पा रहा था। वो मेरी तरफ देख रहा, बहुत ज़्यादा डर रहा। लेकिन मस्तिष्क के वो जो सिग्नल दूसरे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, उससे भाषा का आदान प्रदान हो जाता है। वो पहले पहले घबरा रहा, फिर उसे समझ नहीं आ रही मैं उससे बात कैसे कर पा रहा हूँ। मैं जानना चाहता था वो यहाँ बैठा हुआ है, क्यों बाकियों की तरह उड़ क्यों नहीं रहा, इतना ज़्यादा मुझसे डर रहा है लेकिन दूर क्यों नहीं जा रहा। तब मुझे पता चला वो उड़ नहीं सकता था, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मौत का इंतज़ार कर रहा था। बूढ़ा उल्लू। लेकिन मैं उसके करीब उसे छू कर पीछे हो गया। तब उसने सवाल पूछा था, तूने मारा क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं मुझे। मैंने कहा मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगा, मैं भाषा सीखने आया हूँ जो मैं ये कर पा रहा हूँ। वो उल्लू भी हैरान था, कैसे वो बिना बोले मुझसे बात कर पा रहा था, मैं उससे बात कर पा रहा था। उसने मुझे जो जो बताया मेरे लिए हैरानीजनक था, और वो भी खुश था। किसी इंसान से कभी बात नहीं की थी, इंसानों से उल्लू बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैं उससे जानना चाहता था क्या करते हैं उल्लू, कैसे उल्लुओं की कमज़ोरी मैं पता कर पाया। और उस उल्लू ने बहुत ज़्यादा जानकारी दी, कुछ ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता थी। ये जो जंगली इलाका बना हुआ है, यहाँ पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर जानवर छिपते हैं, एक ऐसी गुफा, और उस गुफा में चमकती हुई चीज़ें वो जानवर छिपा देते हैं। मैंने उस जगह पर खोद कर देखा था, सच में वहाँ कई तांबे की चीज़ें, कई स्टील की चीज़ें, कुछ छोटे छोटे बर्तन। मैं देखकर हैरान, वहाँ कई नेवले थे जो इन चीज़ों को घरों के आसपास से उठाकर चुरा कर लेकर आ रहे और यहाँ इकट्ठे कर रहे। यानी उल्लू ने मुझे एक तरह से कहा जाए खजाने की जानकारी दे दी थी, और मैं हैरान था। वो तस्वीर जो सिग्नल से हमारे दिमाग में बनती है ना, वो क्या सोच रहा है पूरी तरह से बताया जा सकता है। तांबे की चीज़ या स्टील की चीज़, मुझे दिमाग में प्रतिरूप बनता दिख गया था। उल्लू से बात करके बड़ी खुशी हुई, और वो चाहता था कि मैं उसे मार दूं। उसने खुद कहा था कोई ऐसा तरीका जिससे दर्द कम हो लेकिन उसकी मौत हो जाए। मैं ये नहीं कर सकता था, वो एक तरह से मेरा दोस्त था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उसे मार दूं। वो बूढ़ा हो चुका था, हिल नहीं पाता था, बहुत दर्द में भूखा, वो मौत चाहता था, मौत। और मैं रो रहा था, लगाव नहीं हुआ था उससे, लेकिन किसी को मारना नहीं चाहिए। वो खुद मांग कर रहा था, मैं कैसे मना करता, तरीका समझ नहीं आया। लेकिन एक तरह से मैंने उसका गला काटा जिससे बिना दर्द उसकी मौत हो जाए। कुछ समय बड़ा दुख हुआ था, लेकिन आखिरी बार वो खुश लग रहा था कि मैं ये काम करने वाला हूँ। मैं दोबारा यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन अगले दिन दोबारा मुझे आगे की कुछ बनने पड़ने को मिले। वो उल्लुओं से बातें कैसे की जा सकती हैं, जंगल के उल्लू ज़्यादा बड़े इलाके में रहते हैं, जंगल के राज पता होते हैं उन्हें,
तो फिर से अगली रात निकल पड़ा जंगल में। इस बार जंगल में रहने का सोच लिया था मैंने। ऐसे उल्लुओं से बात करूंगा जो जंगल में रहते हैं, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। वो नई जानकारी मेरे दिमाग को खोल कर रख देगी। मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हो चुका था। मैं उस जंगल में उल्लू से बातें करने लगा था। कई उल्लू थे, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। बहुत ज़्यादा हैरान। आज़ादी में उड़ने वाले वो उल्लू मुझे इस तरह से घेर कर वो जानना चाहते थे मैं उनके दिमाग में कैसे पहुंच पा रहा हूं। वो चीखें मार रहे, लेकिन मैं उन्हें ठंडा करने की कोशिश कर रहा, शांत कर रहा। 15-20 मिनट में उनसे संवाद करके जैसे उनके ही झुंड का हिस्सा बन गया था मैं। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। कहाँ उड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, मैं उड़ नहीं सकता था। मैं उन्हें समझाने लगा, तुम्हें यहाँ रहना होगा। मेरे आसपास मुझसे बातें कर रहे, जानकारी मैं इकट्ठा करता जा रहा। आसपास बंदरों के झुंड हैं जो उन पर हमला करते हैं। कहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, कहाँ छिपा जा सकता है, कहाँ किस तरह के जानवर रहते हैं। मैं पूरी रात उनसे बातें करता रहा था। अगले दिन मुझे बंदरों से बातें करनी थी। बंदरों के झुंड के बीच वो बंदर इंसानों पर हमला करते थे, लेकिन मस्तिष्क में उनको शांत करने के बाद वो हमला नहीं कर रहे। एक ऐसे ही बड़े लाल बंदर के करीब वो बाकी झुंड बहुत ज़्यादा डरता रहा, लेकिन वो जो बंदर था वो हैरान समझ पा रहा था कि मैं क्यों करीब आ रहा हूँ। मैं भाषा का आदान प्रदान कर सकता था। वो अपनी बातें बता रहा, उनको डर था मैं उन्हें नुकसान पहुँचाऊँगा, जैसा कि इंसान करते हैं। लेकिन समझदारी से उसे शांत करवाने के बाद सर पर हाथ तक लगाया था, खाने को कुछ चीज़ें दी थी, भरोसा जीत लिया पूरे झुंड का। फिर उनसे जानकारी इकट्ठी करने लगा। यहाँ कोई खजाना है, कुछ छिपी हुई चीज़ें। मेरा ध्यान एक्सप्लोरर के तौर पर ही चल रहा था। कुछ पता कर लूँ इनसे, कोई खजाना ढूंढ लूँ। जैसे कि कहा जाता है कोई भी अरबपति बन सकता है इस नीलावंती ग्रंथ की जानकारी से। मैंने जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा यहाँ कई इंसान आते हैं, बहुत चीज़ें गिरी हुई होती हैं, वो उठा लेते हैं। काम की चमकदार चीज़ों को एक खास जगह छिपा कर रखा जाता है। मैं वहाँ जा सकता हूँ, मना कर दिया उन्होंने। वो चमकदार चीज़ों को छिपा कर रखते थे अपने लिए। उन्हें क्या पता वो चांदी सोने की चीज़ें उनके लिए उतनी कीमती नहीं थी जितनी मेरे लिए थी। लेकिन सौदा करना था, सौदा ही बंदरों को समझ आता। बड़े बड़े वो केले मैं दर्जनों के हिसाब से बड़े झोले में भर कर लाया था। जब वो केले फेंके मैंने, खाने का सामान फेंका, खजूर फेंके, उनकी लार टपक गई। भागे आगे की तरफ, कहाँ सामान छिपाया है, सारा सामान दे दिया। बेवकूफ़ बना दिया था मैंने। उन सोने चांदी की चीज़ों को खुद रख कर मैंने उन्हें खाने की चीज़ें दी, लेकिन बदले में उन्हें चमकदार और चीज़ें दी। उन्हें चांदी और एल्यूमिनियम में ज़्यादा फ़र्क पता नहीं था, सोने और पीतल में ज़्यादा फ़र्क पता नहीं था। जैसी सोने चांदी की चीज़ें मैंने ली थी, वैसी पीतल और एल्यूमिनियम की चीज़ें दे दी। वो खुश थे, जो लिया वैसा वापस भी कर दिया। उनका भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया। लेकिन मुझे और जानकारी चाहिए थी। सिर्फ धन नहीं, और भी बहुत कुछ है ना जो जाना जा सकता है। नीलावंती ने क्या क्या जानकारी पाई थी, क्या क्या जानकारी पाई थी। वो यक्षिणी क्या क्या जान गई थी। मैं भी जानना चाहता था। मैंने उन बंदरों से और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वो चमकीली चीज़ों के बारे में बता रहे थे। मुझे चमकीली चीज़ों के बारे में नहीं जानना था। सोना चांदी, उससे ज़्यादा कीमती और चीज़ें भी हैं। मैं पूछने लगा, यहाँ कुछ अलग सा होता है, इंसान आते हैं। उन्होंने कहा इंसान तो आते हैं, लेकिन इंसान भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होते हैं यथा इंसान, एक होते हैं पारदर्शी इंसान। मैंने कहा पारदर्शी इंसान? पारदर्शी इंसान कौन से होते हैं? उन्होंने कहा नहीं, एक यथा इंसान तुम्हारे जैसे, जो बड़े अकड़ू होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे होते हैं पारदर्शी इंसान, कुछ नहीं करते, लेकिन डर थोड़ा थोड़ा लगता है। जो यथा इंसान होते हैं वो पारदर्शी इंसानों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैंने कहा मुझे दिखाओ पारदर्शी इंसान, आखिर मैं भी तो देखूं पारदर्शी इंसान कौन से हैं। लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, कहीं खतरा ना हो। बंदर मुझे लेकर गए एक ऐसी जगह, वो खंडहर से थे, और वहाँ रात के वक्त पारदर्शी इंसान नजर आते हैं। एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह में समा जाते हैं। खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जमीन से निकलते हुए एक सफ़ेद से प्रेत को देखा, धुएं जैसा था। मेरी सांसें रुक गई। भूत,
मुझे नहीं पता था भूत होते हैं या नहीं, पहली बार देखा मैंने। घबरा गया मैं डरकर भागना चाहता था। बंदर एक कोने पर चढ़ा हुआ चीखें मार रहे, उसे देखकर वो भी डरते थे, लेकिन कभी भी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया था। वहां पर मैं सामने खड़ा हो गया। जैसे वो प्रेत मेरी तरफ बढ़ने लगा, हवा में उड़ता हुआ धुंधला धुआं सा, लेकिन एक चेहरा नजर आ रहा। खौफ शरीर में पैदा हो रहा। बंदरों की चीखों की आवाजें थी। बंदर मुझे साफ साफ कह रहे थे, भागो भागो भागो, ये खतरनाक है। लेकिन वो बंदर कह रहा, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं पशुपेश में था, रुका हुआ, समझदारी से काम लेना चाहता, लेकिन वो मेरी तरफ इतनी तेजी से बढ़ा, मैं कुछ कर नहीं पाया। शरीर के आर पार हो गया। शरीर के आर पार होकर वो निकल गया था और मैं कांप रहा। ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का एक झोंका सा मेरे आसपास से निकल कर गया हो। बिल्कुल ठंडी ठंडी वो हवा। फिर धीरे धीरे शरीर गर्म सा होने लगा। वो मेरे शरीर के आर पार हो गया, पीछे से मुझे जैसे घूर कर आगे निकल गया, फिर जमीन में समा गया। बस यही घटना हुई। एक और जगह फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये वो प्रेत थे जिनके बारे में बंदर बता रहे। पारदर्शी इंसान, पारदर्शी। उन्हें पता नहीं था ये पारदर्शी क्या है, मुझे पता था ये प्रेत है। मैं उस दिन सीधा घर आकर वो पन्नों को पढ़ने लगा था। आगे सीखना है, आगे सीखना है। आगे और जानवरों से बातें करना बताया गया था। मैं उन जानवरों से और ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था, प्रेतों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन समय लगता उन पन्नों को पढ़ने में। तेजी से कई पन्ने पढ़े, कई जानवरों से बातें करनी एक साथ सीखी। उस रात बहुत सारी बातें की। अगले 5-6 दिन मैंने और जानवरों से बातें की, सीखा, बहुत कुछ जाना। अंत में बारी आई एक प्रेत की। मैं उस जगह पहुंच गया था, प्रेत से बात करना। जब मैं वहां पहुंचा, निकला वो प्रेत और मैं वो ध्वनि दिमाग से, वो सिग्नल जो दूसरी जगह पहुंचाकर उससे बात करना चाहता, लेकिन वो जो प्रेत था ना, मुझसे बात नहीं करना चाहता था। वो जान गया था मैं बिना डरे उसके सामने हूं, उससे बात करना चाहता हूं। मेरी भाषा भी उससे मिलती जुलती थी। मुझे अपनी जबान हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता था किसी कारणवश। मैं दूसरी जगह पहुंचा। दूसरा वो प्रेत जो वहां पर फंसा हुआ, परेशान, डराया करता था, अकेला रहना पसंद करता था। बंदरों का झुंड मेरे साथ। मैं कर क्या रहा हूं? वो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे। दोस्त बन गए थे और मैं उन्हें कहे जा रहा, चले जाओ दूर, लेकिन वो बड़े रोमांचित होकर मेरे पीछे पीछे। मैं कर क्या रहा हूं? मैं उन्हें कैसे रोक सकता था? वो बस मुझ पर हमला नहीं कर रहे थे, ये मेरे लिए खुशी वाली बात थी। बाकी जानवरों को रास्ते में हटाता जा रहा। वो प्रेत से बातें करना चाहता। उसने डराने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन धुआं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। मेरे शरीर के आर पार हो जाता, बार बार धक्का देने की कोशिश करता और अंत में एक जगह रोने लगा। तब मैंने उससे बात की थी, डराने नहीं आया हूं, परेशान करने नहीं आया हूं, काम है मुझे एक खास। वो मेरे काम को जानना चाहता था। मैंने कहा कोई खास काम नहीं, मुझे जानना है तुम प्रेत कैसे बने, क्या शक्तियां हैं तुम्हारे पास, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। उसने अपनी कहानी बताई। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया था, लेकिन जानवर के हमले से वो जख्मी हो गया। उसकी टांगों पर इतने जख्म हुए थे वो जंगल छोड़कर भाग नहीं पाया। लेकिन वो मरा जख्म के कारण नहीं, भूख के कारण। वो निकल नहीं पाया, भूख से तड़प तड़प कर मरा यहीं पर। उसके बाद वो प्रेत बनकर यहीं से निकलता रहा, बंधा रहा। वो जाना चाहता था उस जगह जो उसका गांव था। आखिरी बार देखकर उसको शांति मिलती और वो यहाँ इस दुनिया को छोड़कर जाता। उसकी कुछ हड्डियों से मैं उसको अपने साथ रख सकता था। उसके गांव पहुंचाकर मैंने उसको तृप्ति दी और उसके दुनिया छोड़ने से पहले उससे भी जाना। प्रेतों की शक्ति ज्यादा खतरनाक होती ही नहीं। वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था। भटकती आत्मा किसी कारण से भटकती है। किसी को डराना हो तो बताओ, उसने ये कहा था। मैंने कहा मैं किसी को क्यों डराऊंगा, मैं जानवर से बातें कर सकता हूं, मैं प्रेतों से बातें कर सकता हूं, तो किसी और से भी काम करवा सकता हूं। उसको तृप्त कर दिया। फिर मैंने आगे की जानकारी पढ़नी शुरू की। मैं अब छोटे छोटे कीड़ों की भाषा समझ पा रहा था। बोझ दिमाग पर नहीं डालता।
अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी जो दिमाग से निकलती उनकी पहचान करना आसान था। अपने दिमाग के हिस्सों को बंद करना ताकि शोर शराबा ना हो, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो धीरे धीरे आसान होता गया। अगले कुछ दिनों में मैं बहुत अच्छे से सीख गया था। 2-3 महीनों में मैं बहुत तेज होता जा रहा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पागल हो रहा हूँ। जानवरों से बात करने वाला पागल थोड़े ना होगा। प्रोफेसर अजीत से जब मैंने बात की थी, उन्होंने पूछा था, तो मुझे बताओ कोई हंसी वाली बात। मैंने मजाक में कहा, आप मरने वाले हो। वो हंस पड़े और कहने लगे, तुम पागल नहीं हुए, ये तो अच्छी बात है। मरे भी नहीं, ये और भी अच्छी बात है। तो शायद वो तीसरे वाला ऑप्शन तुमने चुन लिया, अरबपति बन गए क्या? मैंने कहा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। आपको पता नहीं है उस किताब में क्या था, वो अरबपति से बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच बात है, वो सच बात है। प्रोफेसर अजीत बहुत ज़्यादा खुश थे, कह रहे थे, कुछ मुझे भी सिखा देना, जो सबसे सही तरीका हो उससे मुझे सिखाना ताकि मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने कहा, जब पूरा कर लूँगा आपके पास ज़रूर आऊँगा। उन्होंने कहा, पूरा नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, बस कुछ अधूरे कण बाकी हैं, अधूरे पन्ने बाकी हैं, पूरा होने ही वाला है। मैं उसके बाद जंगल में जाता, जानवर, कीड़े, तेंदुआ जो मुझ पर हमला करने वाला था, मैंने उसे शांत किया। उसके साथ बैठकर मैंने उसे सब्जी, फल खाने सिखाए। कोई सोच सकता है तेंदुआ फल भी खा सकता है, लेकिन पहली बार उसे भी मज़ा आया था। ताज़ा फल जो पेड़ों से वो तोड़कर कभी खाता ही नहीं था, सिर्फ मांस खाता था, लेकिन फल खाने भी सिखाए। उसने कच्चा मांस मुझे खिलाने की कोशिश की, खुशी में मैं नहीं खा सकता था। उसने मुझे जिंदा छोड़ा, लेकिन तेंदुए से मुझे पता लगा इंसान कई तरह के होते हैं। उसने मुझे बताया, एक लड़की जो पेड़ पर बैठी रहती है, वो ना तो जख्मी की जा सकती है, ना मारी जा सकती है, ना वो अपना मांस खाने देती है, पेड़ से उतरती नहीं। और तेंदुए ने कई बार हमला किया, वो कुछ कर नहीं पाता, वो ताकतवर भी है। मैंने कहा, ऐसी कौन सी लड़की है जो पेड़ पर बैठी रहती है? उसने मुझे जंगल के एक पेड़ के ऊपर बैठी चुड़ैल दिखाई। एक चुड़ैल जिस पर वो बार बार हमला करता था। उसे लगता था इसे मार दूंगा ताकि भूख मिटेगी, लेकिन वो मरती ही नहीं। मैं वहां पर आया, चुड़ैल से बातें कर रहा। चुड़ैल हैरान, एक इंसान उससे बातें कर रहा है और सिर्फ अपनी जबान को हिलाए बिना, कैसे संभव है? मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तेंदुआ मेरे साथ, जानवर मुझसे बातें कर रहे। वो हैरान, उसे लगा मैं कुछ अलग हूँ, उसे लगा मैं शक्तिशाली हूँ। वो अपनी आप बीती बयां कर रही, पेड़ की जानकारी, बाकी जानकारी, और इस तरह भूत, प्रेत, चुड़ैल, मैं वहाँ हर ऐसी शक्तियों से मिल रहा, शाप की जानकारी पा रहा, गड़े खजानों की जानकारी थी मेरे पास। मैं खजानों पर अब मोहित होने वाला नहीं था, यह जानकारी खजानों से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। फिर मैंने वेतालों से बात की, पिशाचों से बात की। कहानियां भयानक भयानक सुनने को मिल रही, लेकिन जैसा सबको लगता है वो उतने खतरनाक नहीं होते। अगर आप सांप के ऊपर पैर रखेंगे तो वो काटेगा ही। बेवजह सांप आपके पीछे आकर आपको मारने की कोशिश थोड़े ना करता है। वैसे ही ये शक्तियां भी थी। वेताल जो बहुत बुद्धिमान था, उसे लगा मुझसे बात करना उसके लिए बेइज्जती वाली बात है। वो चुप ही रहा, मुझे छोटा समझ रहा। पिशाच जो खून का प्यासा था, हैरानी से बात कर रहा। मैं जानना चाहता था, नीलावंती, यक्षिणी, यक्षिणियाँ क्या होती हैं, यक्ष क्या होते हैं? वो जानकारी किसी के पास नहीं। वहाँ बहुत ज़्यादा भटकने के बाद मुझे कैसे कैसे जीव मिल रहे जिनके नाम तक नहीं रखे गए थे। चुड़ैलें, भूत, प्रेत, ऐसी काली शक्तियाँ होती हैं, सबको पता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनके आकार बड़े होते हैं, बादलों से निकलने वाले वो चेहरे जो पेड़ों से जुड़ जाते हैं। सुना है कभी? जमीन की मिट्टी के आकार बनना, पत्थर बनकर हमारे बीच रहना, लेकिन जिंदा होना। सुना है कभी पानी के अंदर कण बनकर फैले रहना और जुड़कर एक मछली बन जाना, पारदर्शी, चमकदार, रहस्यमय। सुना है कभी? मैंने देखे थे ये। और उस जंगल में हर रोज इस तरह शक्तियों का बखान करना उस वेताल के लिए बात करने की एक मजबूरी बन गया। बात करने लगा।
वेताल से बात करना और बिल्कुल उसके बराबर बैठकर, जैसे वो ज्ञानी हो। सिर्फ वो ज्ञानी से ही बात करता था। वो मुझे ज्ञानी समझने लगा था। मेरा ये ज्ञान ऐसा था जो उसके पास नहीं था। हैरान, इंसान के मस्तिष्क का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। वो हैरान था। उसने कहा था, तुम यक्ष की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो। यकीनन किसी यक्षिणी ने तुम पर भरोसा किया है, वो जानकारी का तुम इस्तेमाल कर रहे। मैं नीलावंती ग्रंथ की वो जानकारी उसके सामने पेश कर चुका, लेकिन उसका कहना था हर इंसान का मस्तिष्क इतना तेज नहीं होता। तुम्हारा तेज है जो इस जानकारी को समा भी पा रहे हो, वरना कोई अधूरी मस्तिष्क वाला, बहके मस्तिष्क वाला, गलत इरादों वाला इस जानकारी से अब तक पागल हो चुका होता। तुम नहीं हुए, तुम खास हो। फिर उसने वो जानकारी दी जिसकी मुझे जरूरत थी। नीलावंती ग्रंथ की कहानी का वो अंतिम पड़ाव जो सबसे अलग था, ना उसकी जानकारी पूरी थी। बताया उसने कैसे वो नदी नजर आती है, बात करनी पड़ती है जल की ध्वनियों से, जमीन की मिट्टी से, कण से नदी बहने लगती है। और ये नदी साधारण नदी नहीं होती जैसे कहानी में कहा गया है। ये नदी होती है बहाव की, दिशाओं की, परिवर्तन की, आयामों की, लोकों की। वो नदी दिखनी जब शुरू हो जाए, एक लाश, इंसानी नहीं, वो लाश अलग होती है। तावीज़ वो साधारण तावीज़ नहीं, एक गोल गोल धागे में बंधा हुआ वो रुद्राक्ष जैसा कण, वो उतारना है उस लाश से, छोड़ देना है उसे, क्योंकि वो मृत्यु लोक की तरफ जा रहा एक शरीर होता है, इंसान का नहीं, ना किसी यक्ष का। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा वो शरीर किसका होता है, इंसान जैसा दिखने वाला। बस उसके उस कण को, वो तावीज़ को उतार देना है। फिर उस नदी में कश्ती दिखेगी, तुम्हारी जिंदगी की कश्ती। वो कश्ती कौन चला रहा होगा समझने की कोशिश मत करना, समझ नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। कश्ती में सवार हो जाना, कश्ती लेकर जाएगी तुम्हें यक्ष लोक। यक्ष लोक में जाने के बाद वो ज्ञान जो यक्षों को होता है, तुम तो उसके अंश तक पहुंच पाए हो। यक्षों के पास कितना ज्ञान होता है, यक्षों का लोक इस लोक से बहुत आगे है। तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड के जीवन का ज्ञान एक यक्ष के मस्तिष्क से बड़ा नहीं हो सकता। जाना चाहते हो वहां पर? मैंने हामी भरी थी। वो रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं किताब में लिखता गया। मैं जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहता था मेरी आप बीती सबको पता चले। मैं यक्ष लोक जाने वाला था। यक्ष लोक की जानकारी, मुझे लगा यक्ष लोक में जाकर, जैसा वेताल ने कहा, मैं मर्जी से वापस आ सकता हूं, ज्ञानी बनकर आऊंगा, लेकिन ये मुझ पर निर्भर होगा, मैं वापस आना चाहूंगा या नहीं। एक कीड़ा, एक जानवर अगर इंसान बन जाए, क्या वो दोबारा जानवर बनना चाहेगा? ये कहा था वेताल ने। मैं समझ नहीं पाया। मैं किताब में ये कहानी पूरी लिख चुका था। वो कश्ती इंतजार कर रहा। लाश से तावीज़ उतारने के बाद सामने से आ रही वो कश्ती, मुझे उस पर सवार होना था। वो कश्ती को कौन चला रहा? जैसे जैसे मैं उसे देखता जा रहा, वो बड़ा होता गया। उसके अंदर मुझे कई ग्रह दिखने लगे थे, खिंचते खिंचते से, जैसे समय रुक रहा हो। शरीर मेरा पानी की तरह बहने लगा। मैंने आंखें नीचे कर ली, नहीं देख सकता उसे, पागल कर देगा। ये क्या चीज़ है? मुझे तो बस कश्ती पर बैठना है। ये समय आयाम की ये कश्ती मुझे यक्ष लोक लेकर जाएगी, और जब वहां पहुंच जाऊंगा, ज्ञानी बनूंगा, तो वापस आना तो मेरे लिए आसान होगा। यक्ष की श्रेणी तक पहुंच जाऊंगा ना। लेकिन इस किताब के पन्ने पर मैं ये लिख रहा हूं। अगर किसी को ये किताब मिले जो मैं यहां रख रहा हूं, यहां मैंने खोली थी नदी, ये सारी जानकारी इस किताब में है, लेकिन नीलावंती ग्रंथ में वो पूरी जानकारी है। मैं इस किताब में नहीं लिखना चाहता, यहां सिर्फ अपनी कहानी लिख रहा हूं। अगर कोई इस किताब को पढ़े, मेरी इस पूरी आप बीती को पढ़े, तो वो समझ ले मैं यक्षलोक जाने वाला हूं। उससे पहले ये किताब को यहां रखा है। मैं इस कहानी में जो कर पाया आपको बता चुका हूं। मेरे लिए चुनाव ये है जो वेताल ने बताया था, या मैं यक्षलोक चला जाऊंगा और जिंदा वहां यक्षों के बीच रहूंगा, बहुत कुछ जानूंगा। फिर ये मुझ पर निर्भर होगा, मैं वापस आना चाहूंगा
या नहीं, ये कहानी के पन्ने में यहीं रुकता हूँ। अगर मैं वापस आया तो इस कहानी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको जानने की कि मेरे साथ क्या हुआ। पूरी दुनिया जानेगी, सबको बताऊंगा मैं, सबको। अगर मैं वापस आया, हो सकता है वो जानकारी ऐसी हो जो इंसानों के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। शायद फिर मैं वापस नहीं आऊंगा और ये कहानी यहीं खत्म होगी। इंतज़ार कीजिएगा, कहानी नहीं मिलेगी आपको घटना मिलेगी हर तरफ होती हुई।